हेलो दोस्तों, सेक्सी रूट से में आपका स्वागत है। आज है 5 मार्च और आज आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम था जो कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया। दोस्तों आज हम इस सेशन में 5 मार्च फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। दोस्तों ये सभी जो क्वेश्चन होंगे 100% रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बताया जाता है ताकि नेक्स्ट आने वाले एग्जामों में आपको बेनिफिट देखने को मिलेगी। एक बात और दोस्तों, यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी एग्जाम होते रहते हैं उसका एनालिसिस अपने इस चैनल के माध्यम से करवाता रहता हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको प्रोवाइड की जाए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। और इसका PDF ही जो कि टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी नोटिस वगैरह आते रहते हैं दोस्तों, उसकी भी जानकारी जो है टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि शंकुर खां किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो शंकुर खान जो कि प्रसिद्ध सारंगी वादक है, तो सारंगी इसका करेक्ट आंसर था। इनसे जुड़े कुछ प्रमुख फैक्टों को देखें तो उस्ताद शंकुर खान जो कि 1905 से लेकर 1975 तक रहे थे, जो कि 20वीं शताब्दी के उत्कृष्ट सारंगी वादकों में से एक थे। वह देखें तो इनका बचपन जो कि किराना घराना में हुआ था, यानी कि इनका संबंध जो है किराना घराना से संबंध रखते हैं, जो कि उस्ताद अब्दुल वाहिद खां के भतीजे एवं छात्र भी थे। वह देखें तो इन्हें जो है भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि यह प्राप्त करने वाले पहले सारंगी वादक थे। तो इन फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था शेफाली वर्मा किस खेल से संबंधित है। शेफाली वर्मा जो कि भारत के एक प्रतिष्ठित क्रिकेटर हैं, महिला क्रिकेटर हैं, तो क्रिकेटर इसका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट जो है पूछा गया था कि दीपक कुमार और सुशील कुमार, इन दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन थे, तो इन दोनों के बारे में आपको बता देता हूँ। अब इन दोनों में से आप देख लीजिएगा कौन से आपके ऑप्शन में दिए गए थे। दीपक कुमार जिनका संबंध जो कि बॉक्सिंग से है, वहीं देखें तो सुशील कुमार जो कि कुश्ती से संबंध रखते हैं। तो इन दोनों में से आप देख लीजिएगा कौन से आपके ऑप्शन में दिए गए थे। तो ज़्यादा उम्मीद है कि सुशील कुमार के बारे में ही पूछा गया होगा। तो इनसे जुड़े कुछ प्रमुख फैक्टों को देख लेते हैं। इनके द्वारा जो है 2008 के बीजिंग ओलंपिक में जो है सुशील कुमार जो कि तीसरे स्थान पर रहे थे, इनके द्वारा भारत के लिए कांस्य पदक जीते थे। वह देखें तो इन्होंने जो है 2012 के लंदन ओलंपिक में इनके द्वारा कुश्ती में रजत पदक प्राप्त किए थे। इन्हें जो है जुलाई 2009 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रमुख फैक्टों में देखें तो जुलाई 2009 में इन्हें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया था और इन्होंने जो है 3 अक्टूबर 2010 को सुशील कुमार ने 2010 के राष्ट्रमंडल खेल में उद्घाटन समारोह के लिए जो है जो क्वींस बैटल जो रिले होते हैं, ये इस रिले को जो है इन्होंने प्रिंस चार्ल्स को समर्पित किया था। नेक्स्ट देखें तो इन्होंने जो है 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में 74 वर्ग के किलोग्राम में जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में 74 किलोग्राम के वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। तो इन सभी फैक्ट को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद 39A से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो अनुच्छेद 39A से संबंधित जो भी फैक्ट हैं आपको कवर करवा देता हूँ। आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन जो है किस रूप में दिए गए थे। अनुच्छेद 39A में देखें तो इसमें जो है कहा गया है कि समाज के गरीब और कमज़ोर वर्गों के लिए मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करना और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करना, यह जो है प्रावधान किया गया था 39A में। यानी कि राज्य जो है सभी के लिए जो है सभी गरीब वर्गों के लिए या तो सभी वर्गों के लिए जो है मुफ्त विधि सहायता और मुफ्त न्याय की सुविधा प्रदान करेगा। यह इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 39A में किया गया है। अनुच्छेद 39 जो कि समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता जो कि नीति निर्देशक संबंध में के अंतर्गत आता है। तो इन फैक्ट को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट देखें तो भारतीय संविधान के भाग 4 में जो है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो है नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP का उल्लेख किया गया है। इसे जो कि 1937 में आयरलैंड के संविधान से लिया गया था भारतीय संविधान में। तो इस फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। तो चलिए कुछ प्रमुख अनुच्छेदों को देख लेते हैं। अनुच्छेद 40 देखें तो इसमें जो है ग्राम पंचायत को गठन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 40 जो कि भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 45 देखें तो सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी होने तक
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना। अनुच्छेद 48 जो कि गाय, बछड़ा, दूधारू पशुओं बलि पर रोक लगाया गया है। और पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, वन्य जीवों की रक्षा के बारे में उल्लेख जो किया गया है यह अनुच्छेद 48 में किया गया है। अनुच्छेद 49 देखें तो इसमें जो है राष्ट्रीय महत्वों को घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत ऐतिहासिक वाले स्मारक या स्थल वस्तु या का संरक्षण करने के बारे में बताया गया है। इनके जितने भी राष्ट्रीय स्मारक हैं उनको, ऐतिहासिक स्मारकों को रक्षा करने की बात जो है अनुच्छेद 49 में किया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद 50 देखें तो राज्य के लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। नेक्स्ट अनुच्छेद 51 जिसमें के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के बारे में बात की गई है। तो इन सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को भी ध्यान में रखेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। एक के द्वारा बताया गया कि ब्रह्म समाज पूछा गया था और एक ने बोले कि आर्य समाज पूछे गए थे। तो इन दोनों के बारे में आपको बता देता हूँ, आप देख लीजिएगा कि आपके जो है कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखा जाए तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है जो कि राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। तो राजा राम मोहन राय जो है इसका करेक्ट आंसर होता। इनसे जुड़ी कुछ प्रमुख फैक्टों को देखें तो 1815 में जो कि राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना किया गया, जो कि बाद में चलकर जो है 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज के रूप में बदल गया था। इन्होंने जो है 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना और 1821 ईस्वी में कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन की स्थापना और 1828 में जो है इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया, यानी कि यही आत्मीय सभा जो कि आगे चलकर ब्रह्म समाज के रूप में बदल गया था। इन्हें जो है भारतीय पूर्ण जागरण के जनक के रूप में भी जानते हैं। तो इन सभी फैक्ट को ध्यान में रखेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की जो स्थापना जो किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती इसका करेक्ट आंसर होता। वह देखें तो आर्य समाज जो कि एक हिंदू सुधार आंदोलन है, जिसकी स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में जो है मुंबई में मथुरा के स्वामी बिरजानंद की प्रेरणा से की थी। यानी कि आर्य समाज की जो स्थापना जो किया गया था मथुरा के जो स्वामी थे स्वामी बिरजानंद महाराज, इनसे प्रेरित होकर दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किए थे। आर्य समाज देखा जाए तो आर्य समाज के द्वारा बाल विवाह, सती प्रथा, कुरीतियों को दूर करने के लिए और शिक्षा को बढ़ावा देने का काम किया था। वह देखें तो दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है 1876 में इन्हीं के द्वारा इन्होंने स्वराज्य के लिए पहली बार भारत को जो है भारतीयों के लिए भारत के रूप में संदर्भित किया, जिसे बाद में जो है लोकमान्य तिलक के द्वारा अपनाया गया था। इनकी सर्वप्रथम जो है स्वराज शब्द का प्रयोग इन्हीं के द्वारा किया गया था, जो कि बाद में तिलक के द्वारा अपनाया गया था। तो इस महत्वपूर्ण फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हरित क्रांति के जनक भारत में कौन है। तो हरित क्रांति के देखा जाए तो एम.एस. स्वामीनाथन जो कि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो एम.एस. स्वामीनाथन इसका करेक्ट आंसर होता। वह देखें तो भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में एम.एस. स्वामीनाथन को जानते हैं। वह देखें तो नॉर्मन बोरलॉग जो कि विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं, जिन्हें 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। इनके नॉर्मन बोरलॉग को 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था इस उत्कृष्ट कार्य के लिए। वह देखें तो हरित क्रांति का जो है परिभाषिक शब्द के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग 1968 ईस्वी में संयुक्त राज्य के एक अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय विकास एजेंसी के निदेशक विलियम गेट के द्वारा जो है इसको मतलब चिन्हित किया गया था। तो इस फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था संगम साहित्य का संबंध है। तो संगम साहित्य से संबंधित एक क्वेश्चन पूछे गए थे। तो संगम साहित्य का संबंध देखा जाए तो यह मदुरई से है। तो मदुरई इसका करेक्ट आंसर होता। मदुरई तमिलनाडु से संबंध रखता है। इनसे जुड़े कुछ प्रमुख फैक्टों को देखें तो संगम साहित्य जो है तमिल साहित्य का एक संग्रह है, जिसकी रचना 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच हुई थी। तमिल में देखा जाए तो संगम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह सभा होता है। संगम साहित्य जो कि तमिल भाषा की 5वीं शताब्दी से पूर्व से लेकर 2री शताब्दी के मध्य में इसकी रचना जो है यानी कि लिखी गई थी साहित्य को। इसकी रचना जो है इसकी रचना संगम के पांड्य शासकों के द्वारा मदुरई में आयोजित 3री संगम के दौरान हुई थी। संपूर्ण संगम साहित्य में जो है 473 कवियों की 2381 रचनाएं हैं, जिनमें से देखा जाए तो 102 कवि अमान्य हैं।
जिनका नाम पता नहीं है। तो चलिए इनसे जो कुछ प्रमुख फैक्ट को देखते हैं। ये संगम साहित्य के प्रमुख साहित्य दे दिए गए हैं। तो इनके रचना कौन कौन रचनाकार हैं, तो इन्हें भी आप ध्यान में रखिएगा। जैसे कि देखें तो तोल्काप्पियम के जो रचनाकार है वो तोल्काप्पियर है। नेक्स्ट देखें तो मरुगम्य पादप्य का जो रचनाकार है वो नक्कियर है। और शिल्पादिकारम के जो रचनाकार है इलांगो अदिगल जो कि इसके रचनाकार हैं। तो इन्हें भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2022 एशियाई खेल की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। तो 2022 का एशियाई खेल की जो मेजबानी है हांगझाऊ चीन के द्वारा किया गया था। तो हांगझाऊ चीन इसका करेक्ट आंसर होता। यानी कि चीन का जो हांगझाऊ शहर है इसके द्वारा एशियाई खेल का आयोजन किया गया था 2022 का। एशियाई ओलंपिक परिषद जो कि चीन के हांगझाऊ शहर में जो है 2022 के एशियाई खेल की मेजबानी की पुष्टि की थी। चीन इससे पहले जो है 2 बार एशियाई खेल की मेजबानी कर चुका है, जो कि 1990 और 2010 में जो है किया जा चुका है। वह देखें तो 2022 से पहले शीतकालीन ओलंपिक भी यहाँ किया जा चुका है। पहली एशियाई खेल 4 मार्च से लेकर 11 मार्च 1951 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। भारत एशियाई खेलों को जो है 2 बार मेजबानी किया था, जो कि 1951 और 1982 है। तो इन फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो 29 अगस्त इसका करेक्ट आंसर होता। जो खेल दिवस जो है वह मेजर ध्यानचंद के श्रद्धांजलि के रूप में याद किया जाता है। यानी कि मेजर ध्यानचंद के सम्मान में जो है 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस जो कि पहली बार जो है 29 अगस्त 2012 को आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देखें तो मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी के जादूगर के रूप में भी जाने जाते हैं। मेजर ध्यानचंद को जो है द विजार्ड के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने जो है हॉकी के 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक यानी कि 1928, 1932, 1936 में जो है अर्जित किए थे। तो इन प्रमुख फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्रिकेट से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर कोई गेंद नो बॉल या वाइड नहीं है और वह स्ट्राइकर के सामने से गुजर जाता है और 4 रन मिलता है तो उसे क्या कहते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसे जो है बाई रन कहते हैं। तो बाई रन इसका करेक्ट आंसर होता। तो इस रूप में जो है कुल 2 प्रश्न उत्पन्न होते हैं। तो उन दोनों को आपको बता देता हूँ, आप देख लीजिएगा कि कौन सा आपके ऑप्शन में जो है पूछे गए थे। तो देखा जाए अगर कोई गेंद जो कि नो बॉल या वाइड नहीं है और वह स्ट्राइकर के सामने से गुजरता है और उस पर जो है रन बनाए जाते हैं तो उसे बाई रन कहते हैं। यानी कि उसे जो है बाई रन कहते हैं। वह देखें तो अगर कोई गेंद जो नो बॉल नहीं है और स्ट्राइकर के में लगती है लेकिन बल्ला से नहीं लगती है, यानी कि बल्लेबाज के जो है बैट से नहीं लगता है, यानी कि कहीं कोई अंग कोई दूसरे भाग से लगता है और उस पर जो रन बनाए जाते हैं उसे बाई रन कहते हैं। तो इन दोनों में से देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में जो है कौन से दिए गए थे। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत में बजट घाटे को पूरा करने के तथा ट्रेजरी बिल प्रणाली को कब समाप्त कर दिया गया। तो इसी रूप में संबंधित एक क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बजट घाटे को जो समाप्त किया गया था वह 31 मार्च 1997 को किया गया था। तो 31 मार्च 1997 इसका करेक्ट आंसर होता। भारत में जो है बजट घाटे को पूरा करने के लिए तथा ट्रेजरी बिल प्रणाली को 31 मार्च 1997 को समाप्त कर दिया गया था। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। यदि सेशन पसंद आया तो चैनल को एक लाइक जरूर करके जाइएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसका PDF जो कि टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है आपको, तो आप इसका PDF वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो उसका लिंक जो है आपको टेलीग्राम चैनल का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।